आइए चलते देखते हैं इस नंगा सच। आप देख रहे हैं बांस के ऊपर महिलाएं खुशी से खंभा जो लगा हुआ है टेंट का, उसको पकड़ के महिलाएं अपनी उत्तेजना में ऊपर चढ़ी हुई हैं लड़कों की तरह से, उत्साहित होकर के, और बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रही हैं। देख रहे हैं कितना टेंट का जो एरिया है, कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं भीड़ तंत्र की तरह से। बाहर और अंदर के दोनों परिदृश्य को देखिए आप। परमिशन कितने की मिली थी? सिर्फ 80,000 लोगों की। तो क्या प्रशासन जिसने 80,000 की लिमिट डिसाइड किया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठकर कागज पर सिग्नेचर ही परमिशन होती है, या उसके एश्योरेंस को व्यवहारिक जमीन पर एश्योर करने की गारंटी भी सुनिश्चित करना उसके पीछे का दायित्व भी होता है? यदि दायित्व होता तो प्रशासनिक तंत्र के हिस्से यहाँ दिखाई देते और सुनिश्चित करते कि 80,000 से ऊपर आने वाले लोगों के साथ क्या आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है, क्या ट्रॉमा सेंटर पर वो सारी व्यवस्थाएं हैं। यदि नहीं हैं तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो फिर परमिशन क्यों? उसके बावजूद भी एक सीएम यह कहते हैं कि न तो प्रशासनिक गलती है, अभी इंक्वायरी चल रही है, बहुत सोच समझ के एक एक शब्द बोल रहे हैं, बाबा साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहीं वोट बैंक ना डिस्टर्ब हो जाए। न्याय उन शहीदों के साथ मिले या ना मिले, संदेश उन मूर्ख, नादान और नॉनसेंस जो इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना के दबाव में ऐसे पाखंडी, धूर्त और देशद्रोही चरित्र के बाबाओं के प्रेशर में आकर के उनके साइकोलॉजिकल जो उनका सम्मोहन विधि है, उस सम्मोहन में सम्मोहित हो करके अपने बच्चे और उसके भविष्य की जिंदगी को दांव पर लगाने का ये राष्ट्रद्रोह है। उस जनता भी जो बुद्धिल और निकम्मेपन की शिकार है, जो इन पाखंडी, कर्मकांडी, भूखे भुक्खड़ भेड़ियों का शिकार होते हैं, और वो राजनैतिक सत्ता जो पीछे से राजनैतिक धार्मिक संस्थानों के पोषण के पीछे खड़ी है। जिम्मेदारी किसकी और कितनी, ये कैसे तय होगा? आम जनता की सोच है और आम जनता की सुरक्षा की गारंटी की वो सभी सूचनाएं जो उसको या तो अवेयर करती हैं या उसके अधिकारों की मांग को जनता से लेके सबसे उच्चतम संवैधानिक संस्थानों तक पहुंचाने का पारदर्शी व्यवस्था का आधार बनते हैं। हमारी पूरी कोशिश होता है बीबीएस न्यूज़ परिवार का कि जनता के उन मुद्दों पर जिनको राजनीति से प्रेरित होकर या मीडिया के गोदी कैरेक्टर से प्रभावित होकर चीज़ों को परिभाषित किया जाता है, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे विषयों पर जो जनता के लिए आवश्यक वो पारदर्शी सच है, उस पारदर्शी सच को जनता के सामने लाना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के उन न्यायिक संस्थानों को उस सच से अवगत कराना कि आप जनता के लिए न्याय कैसे कर सकते हैं। भारतीय YSBK आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, सत श्री अकाल करता है। विचार करें, ये भारत के भविष्य की बुनियाद का असली कारण है। यदि आप इसका समाधान करेंगे तो स्वर्णिम युग की स्थापना होगी और आप लकीर का फकीर चलते चले जाएंगे। ये पाखंडी, कर्मकांडी और ढोंगी राजनीति पोषित संस्थानों को समर्थन देते चले जाएंगे और गीता का आश्रय नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से बहुसंख्यक समाज सिर्फ गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके सारी संस्थानों, उसके सारी जमीनों, प्रॉपर्टी सब पर 3 कृषि कानून आए थे ना, वो आपको खत्म करने के लिए आए थे। क्या भारत, क्या इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इनको आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए? जो खाकी वर्दी पहन करके तानाशाही का सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि बाबा का कोई दोष नहीं, उनका कोई दोष नहीं, मेडिकल सिस्टम का कोई दोष नहीं, प्रशासन और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो बहुत दूर बैठे थे। प्रशासनिक फेल्योर का आत्मसम्मान कहाँ चला गया? पहले का मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पर अपनी इस्तीफा वापस कर देता था, अपनी जिम्मेदारी लेता था और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिया करता था, लेकिन वो तो भगवाधारी संस्कारों में जब भारत की सनातन संस्कृति को हिंदवी संस्कृति की विदेशी गुलामी के जंजीरों में जकड़ने का प्रयास हो रहा है, तो दुर्योधन से अपेक्षा नहीं की। हम दुर्योधन संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं।
हम कंस संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं, हम रावणी संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को रावणी संस्कृति, कंस संस्कृति या दुर्योधन संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यह बात सत्ता में बैठे लोगों को समझना होगा। आप किसी कुलभूषण को, किसी को भी, मैं किसी का नाम, आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स को आपने जब बंद कर दिया हवालातों में मुकदमों का बहाना बना के, लेकिन बलात्कारियों को बार बार रिमांड पर आप भेजते रहते हैं, क्योंकि आपको उनसे वोट लेना है। उनको अपने जो है लग्जरी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उनसे आपका फायदा। क्या ऐसे पक्षपाती राजतंत्री प्रजातांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना व्यवहारिक हो सकती है क्या? इसकी उम्र कितनी होगी? जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विवेकपूर्ण जनता ने उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, दिल्ली जैसी बुज़दिल जनता जो है, जो जिसे रोजगार नहीं दिखाई देता, महंगाई नहीं दिखाई देती, जैसे भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, भ्रष्टाचार का सच नहीं दिखाई देता, अंधे बहरे गूंगों की तरह से उस जनता की भी जिम्मेदारी हो, जो नीतीश जैसे लोगों को, जो राजनीतिक बिचौलिए का काम करते हैं, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को, यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक बिचौलियागिरी ही राजनीति का प्रमुख उद्देश्य है। क्या ऐसी भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना क्या जो भारतीय संवैधानिकता का संस्कार हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं था, कभी नहीं था। तो हमने इतनी बड़ी बड़ी चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार भगत सिंह का, इतनी सारी शहादत, सरदार बिस्मिल का, इशफाकुल्ला खां की इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शहादतें जो हमने दिया और भारत की आज़ादी को सुनिश्चित किया, क्या उन मौतों की कीमत ये थी? क्या उन मौतों की कीमत ये थी कि हमारे लोग राजनीतिक धार्मिक संस्थानों की पोषित व्यवस्था स्थापित करें और लोगों को, गरीब बेबस लाचार नादान नॉनसेंस लोगों को उनका शोषण करें बजाय इसके? लेकिन सच क्या? मेडिकल स्टाफ नहीं है। सच तो ये है कि मात्र 5% 10% जनसंख्या को आप खत्म कर दीजिए और उसके बाद 90% जनसंख्या आज की डेट में, लॉकडाउन के बाद, गरीबी, बेबसी, लाचारी और मजबूरी के सिवा कुछ भी उसके पास नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। छोटे मोटे कमरे, बंगले, गाड़ी घोड़ा, जैसे जिसको यूज करना उसके लिए मुश्किल हो गया है, अपनी EMI देना मुश्किल हो गया है, जीना खाना मुश्किल हो गया है। क्या ऐसी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र का स्थापना करना चाहता है भारत? क्या भारत के लोग? ये हमको डिसीजन लेना होगा। हमको उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवी जनता जो पूरी तरह से दोनों एक्सपोजर भगवान श्री राम की पावन धरा की जो पवित्रता को बनाए रखने का फैसला कर लेती है और बता देती है कि ढोंगी पाखंडी सांस्कृतिक व्यवस्था को सनातन संस्कृति की व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता। उस बनारस की जनता को भी बहुत बहुत सैल्यूट है, जिसने अपने वोटिंग पैटर्न में यह साबित किया कि ऐसा भी समाज है इसी बनारस की धरती पर जो न्याय, सत्य और अहिंसा का पालक है। अपने समाज में, और इसके साथ तुम शोषण करोगे और राजतंत्री व्यवस्था स्थापित करोगे तो हम तुम्हें अपनी सत्ता से हटा देंगे। राजस्थान में इनका एक कार्यक्रम हुआ था, वहां भी 2-3 लाख लोग इकट्ठा हो गए। आज सियापा छाया हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में। ने सोचा कि इन पर जय भारत, जय गीता, जय संविधान। रूप से फैसले हुए होंगे। तब आपको लगता है कि जो मरा है वो तो आत्मा था, वो जा चुका है और आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी शरीर चली गई दिवंगत, अब वो दिवंगत आत्मा यानी गई हुई आत्मा है। लेकिन शरीर को मृत मान करके उस पर अफसोस करना, रोड़ो और 13 दिन तक विलाप करना कि नौटंकी चलती है, जबकि वही इंसान जब धरती पर होता है तो वो आपके लिए बोझ लगता है। कभी कभी बाप जिस बच्चे को पैदा करता है उसके अधिकार छीन लेता है सिर्फ बहू की वजह से। बहू अपने सास ससुर का अधिकार छीन लेती है और बेटा दोनों के बीचों में पिस करके रह जाता है। यह हम कौन सी संस्कृति, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गीता का अपमान किया है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। यदि आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं। आप बताइए, क्या राजनीति पोषित धार्मिक व्यवस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं की अपनाना तेरा राष्ट्रद्रोह नहीं है? धार्मिक संस्थानों पर पुलिसिया संरक्षण 80,000 की बाउंड्री लगाने के बाद कि 80,000 से वहां पर संत समागम नहीं होगा, तो वहां पर 2.5 लाख लोग आते हैं, तो वो प्रशासन अंधा बहरा और गूंगा था या नहीं था?
क्या वो पढ़ी लिखी आईएएस आईपीएस की कुर्सियां और जुडिशियल सिस्टम की कुर्सियां क्या खाली नहीं कर दी जानी चाहिए? आज हम चर्चा करेंगे हाथरस कांड, स्पिरिचुअल साइंस का कन्वर्जन। श्रीमद् भागवत गीता की उत्पत्ति हुई भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से, जिसे समाज का हिस्सा और हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने दिया गया राजनैतिक उद्देश्यों से, और उसके पीछे भी एक कुत्सित राजनीति का दुष्परिणाम जो सबके आंखों के सामने, जो वास्तव में भारत और भारत की भारतीयता, उसकी सनातन संस्कृति से प्रेम नहीं करते, लेकिन विदेशी तत्वों को मिला करके उस भारतीय सनातन संस्कृति के नाम के पर्दे के पीछे अपने उद्देश्य को चिपकाने की जो कोशिश होती है, उसका नाम है हिंदू भारतीय संस्कृति। जो लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते थे, राजनीतिक प्रतिबद्धता में आकर के भारत को भारत कहने का नाम तो दे दिया, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। वो सारी संस्थाएं जो भारत की सनातन संस्कृति को बदनाम करके एक नई उसके ऊपर एक कबर लगाने की जो कोशिश, हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृति, हिंदू व्यवस्था, जो भारत की संस्कृति न थी कभी, न कभी होगी, न कभी हो सकती, जो विदेशी संस्कृतियों के मिक्स कारपोरेट कल्चर को एडाप्ट करके भारतीय और भारतीयों को, भारतीय संस्कृति को आपसे अपना साम्राज्यी गुलाम संस्कृति बनाने की जो व्यवस्था का अध्यारोपण हुआ, उस राजनैतिक और धार्मिक समन्वय का दूसरा नाम है हिंदवी भारतीय संस्कृति। लेकिन इसी चीज से हम भारतीयों को भारतीय सनातन संस्कृति के अस्थायी चरित्र की परिभाषा, भारत, भारतीयता, सनातनीयता और संवैधानिकता के 4 पिलर पर आधारित होकर हमें भारत के लोगों के हितों का ध्यान परिभाषित करना होगा। यही मीडिया धर्म है, यही भारतीय स्वराज का संपूर्ण व्यवहारिक चरित्र होना चाहिए। जो भी भारत और भारत की सनातनी संस्कृति की लाखों वर्ष पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका अर्थ है, जिस भारत का अर्थ है कि भारत की धरती से जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, जब तक वो भारत की धरती पर हैं, उनके पालन पोषण की गारंटी की जिम्मेदारी भारतीय सरकारों की है, उस समय की भारतीय सरकार की है, और वो बिल्कुल पारदर्शी होने चाहिए, जाति, धर्म और सांप्रदायिक सीमाओं की मानसिकता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये पहला चरण है भारत का। सबके पोषण की गारंटी, सबके संरक्षण की गारंटी, सबके सम्मान की गारंटी, सबके जीने रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्थाओं, मेडिकल सुविधाओं की गारंटी, तब उसे भारत कहते हैं, तब उसे भारतीय संस्कृति पौराणिक इतिहासों की गारंटी का वो देश कहते हैं, परिक्षेत्र कहते हैं। उसे भारत श्रीमद् भागवत गीता का शांति के अंतिम प्रयास के लिए किए जाने वाले धर्म युद्ध का भारत कहलाता है, जिसका उद्देश्य है समता मूलक समाज के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों की स्थापना। किसी जमीन को हड़पने के लिए नहीं महाभारत हुई, समता और न्याय की स्थापना का दूसरा नाम महाभारत है। ये भारत के धरती पर ये अपने ही कुछ शोषक तत्व जब जन्म लेते हैं और आपने ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसकी राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दायित्व निभाने का एक शोषक चरित्र की स्थापना करने का दायित्व निभाते हैं, तो उन दायित्व निभाने वाले शोषकों का अंत करने की व्यवस्था का नाम महाभारत है, उस संस्कृति का नाम। यदि हम उस भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाए होते तो हाथरस जैसे तमाम होने वाली लगातार सोची समझी षड्यंत्र के तहत राजनैतिक वैचारिकता से पोषित घटनाएं नहीं घटित होती। 120 कोई कहता है 124, कोई कहता है 130 मौतें प्रमाणित हो चुकी हैं। जिस हाथरस के अंदर था, उस हाथरस के अंदर एक कंप्लीट ट्रॉमा सेंटर की फैसिलिटी 10 साल में से 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल की डबल इंजन वाली सरकार ट्रॉमा सेंटर की कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटी और स्टॉफ नहीं दे पाई। बात भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जाती है, जबकि हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर जब कह दिया जाता है, कोई हमारा येलो पीज भी जब बोल देता है कि कुछ हिंदू ऐसे भी हैं
जो हिंदुत्व के नाम पर बलात्कार को संरक्षित करते हैं, बलात्कारियों को संरक्षित करते हैं, जो और भारत के लोगों का शोषण करते हैं, भारत की संपत्तियों का दोहन करते हैं, भारत की संपत्तियों को विदेश में ले जाते हैं, भारत के गुप्त विभाग की सूचनाओं को भी विदेशों में नीलाम करते हैं। ऐसे संगठन और ऐसे संगठित लोगों को संरक्षित करने वाली सरकार क्या राष्ट्र का हित जानती है? वो भारतीय राष्ट्रवाद की हितैषी है? ये विचार करना होगा हर भारतीय को, चाहे वो बाबा हो या कोई और, पाखंडी हो, धूर्त हो। न्याय सिर्फ न्याय होता है, वो सिर्फ नेचुरल जस्टिस पर डिपेंड होना चाहिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर निर्धारित होना चाहिए। उसमें किसी जाति, धर्म या किसी संगठन के हितैषी होने के कारण एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को, एक हत्यारी व्यवस्था के स्थापित करने वाले प्रशासनिक तंत्र को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। वो राजतंत्री व्यवस्था जो अपने पुलिस प्रशासन की गलतियों को छुपाने के लिए उसे लीपापोती का जो इतिहास रखता है, क्या वह राष्ट्रद्रोह नहीं हुआ? क्या संवैधानिकता का विरोध करना और संवैधानिक मूल्यों के अपहरण करने वाले प्रशासनिक तत्वों को माफ कर देना और बल्कि उनको संरक्षण प्रोवाइड करना, क्या यह राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में नहीं आना चाहिए? ये विचार करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, विचार करना होगा हाई कोर्ट को। हम कैसे भारत की परिकल्पना करते हैं? मैं उस जगह पर ले जाऊं कि आपको एक दिखाऊं कि हाँ देखो हाथरस में कितने आम जनता आई थी, जो आने वाली जनता कौन थी? वो नादान, बुज़दिल, बेबस, बेचारे और लाचार लोग थे, जो कामना, इच्छा, वासना, भोग, संपत्ति के मानसिक गुलामी से ग्रसित हैं, जिसका समाधान सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता में अंदर। श्रीमद् भागवत गीता के नाम से आज तक एक भी मंदिर नहीं बनाए गए, एक पीठ जो है ज्ञानपीठ नहीं बनाई गई जहाँ ज्ञान पर चर्चा हो, जहाँ ऐसे नादान, बुज़दिल, बेबस, बेचारे और लाचार जो समाधान ढूंढने के चक्कर में भारत की गुलामी के कारण पैदा करते हैं। क्या इन बुज़दिल, नाकाम और निर्लज, नासमझ, बेशर्म, जिनके अंदर समझ नाम की चीज़ नहीं है, तो अपने बच्चों का भविष्य, अपने देश का भविष्य भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं इन कर्मकांडी, पाखंडी, बलात्कारी और हिंसक और क्रूर राजनीति पोषित बाबाओं द्वारा। ये राजनीति पोषित बाबा हैं, एक संगठन द्वारा पोषित। पिछले जो आज़ादी से पहले से एक संगठन ऐसा भी है जो हिंदवी संस्कृति के नाम पर भारतीय सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहता है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करता है, जो भारतीय और भारतीयता की, भारतीय की सनातन संस्कृति की चरित्र को खत्म करना चाहता है। भारतीय देवी देवताओं को उनके नाम पर तमाम ऐसे अश्लील प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर भारतीय सनातन संस्कृति से नफरत भी पैदा हो और उस नफरत से जन्म लेने वाले लोग हिंदू राष्ट्रवादी बन जाए। क्योंकि वहाँ वासना भी है, वहाँ कामना भी है, वहाँ इच्छा की पूर्ति भी है। कमरे के अंदर बलात्कार, फिर सत्कार के साथ विदाई, और फिर जब हत्याएं होती हैं तो ये प्रकृति के प्रदत्त हत्याएं होती हैं। ये प्रकृति ने नियंत्रित किया एक्सपोज करने के लिए, चाहे वो राम रहीम रहा हो, चाहे वो संत बाबा बहुत सारे डाट और उसके बाद ये वाले बाबा डाट। ऐसे बाबाओं का तो नाम भी जुबान पे आने पर जुबान भी गंदी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य कि आज के बहुत सारे नेता, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसी राजनीति, ऐसी बाबाई राजनीति को, भगवा राजनीति को अभी कह दिया जाए तो कुछ लोग हिंदवी संस्करण लेके आ जाएंगे और हिंदवी संस्करण के नाम पर हिंदुओं को विभाजन के नाम पर आपकी हत्या करने तक तैयार हो जाते हैं। आपके घरों पर, बंगलों पर, गाड़ियों पर, ऑफिसों पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। एलओपी के यानी इतनी बड़ी कांग्रेस विपक्ष की पार्टी, उसके गुजरात के कार्यालय पर हमला हो जाता है खुलेआम। क्या उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा? क्या उन सारे अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्या ये बीजेपी का बुलडोजर कल्चर गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और उसके कार्यालय पर किए गए राजनीतिक हमले को क्या राष्ट्रद्रोह मानेगी? राष्ट्रद्रोह का फैसला वहां पर होगा, ये देखना होगा। और जब आप दो चीजों को अलग अलग करके जब तक आप देखते रहेंगे
देश में ऐसे पापा पैदा होते रहेंगे और राजनीति पोषित ऐसी संस्थाएं पैदा होती रहेंगी जो आम आदमी के करोड़ों अरबों रुपए से अय्यासी के अड्डे बनेंगे। और वहीं उसी आम आदमी जो बेवकूफ़ नादान और निरर्थक सोच वाला महत्वाकांक्षी लालची लोभी वासना का भोगी है, और वो ऐसे मूर्ख और देशद्रोही संस्कृति के लोगों बाबाओं के मानसिक गुलामी का हिस्सा बनता है। ऐसी मानसिक गुलामी के षड्यंत्रों से बचाने के लिए क्या कानून नहीं बनना चाहिए? राजनीति को जो हमारे सोशल मीडिया जो जस्टिस, जो नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जमीनी सच को लाने की कोशिश करता है, उसके लिए आए दिन एक गृह मंत्री बार बार प्लेटफॉर्म पे आते हैं और धमकियां देते हैं कि सोशल मीडिया वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को अधिकार दे दिया कि तुम ही गृह मंत्री बनकर के फैसला करो और 3 साल के लिए जेल में डाल दो। क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? ऐसा बोलना भी क्या राष्ट्रद्रोह नहीं? ऐसा सोचना भी क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? ऐसे अधिकार देना क्या असंवैधानिक आधिकारिक व्यवस्थाओं की स्थापना नहीं है? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या एक असंवैधानिक आधिकारिक व्यवस्थाओं की स्थापना का देशद्रोह नहीं था? इन मुद्दों पर न तो नेता बोल पा रहे हैं, न सामाजिक कार्यकर्ता कुछ बोल रहे हैं, तो उनको दबा दिया जा रहा है, जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये जब घटनाएं होती हैं तो आप आंसू बहाते हैं। गीता यही कहती है कि शहादतें तो देनी पड़ेगी सत्य की स्थापना में। आत्माएं कभी मरती नहीं हैं, उन्हें तो कोई दुनिया का कोई शस्त्र काट नहीं सकता। लेकिन वो जब आप मर जाते हो और जब आप मरने के बाद 13वीं करते हो, 13वीं के संस्कार में जब एक निमंत्रण पत्र देने जाते हो, तो नैनम छिदन सहस्राणी नैनम दहति पावकर्णा चैनम कलंदापो न शोष्यति मार। ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया, लेकिन इस ट्रॉमा सेंटर में मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 वार्ड और यहाँ पर सिर्फ 1 डॉक्टर और 3 नर्स, यानी कि इस ट्रॉमा सेंटर। सच सुन लिया आपने? इस ट्रॉमा सेंटर में पिछले 7 साल से जो एक ही डबल इंजन की सरकार है, 7 सालों के अंदर इस एक सिंगल, जबकि सरकार बना, जो जिला बनाने वाले भी यही लोग हैं। हाथरस जिला जब बन गया तो पिछले 7 सालों से जिसकी सरकार है, वहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर के अंदर कितने स्टाफ होने चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या एमेनिटीज़ होनी चाहिए, कितनी दवाएं होनी चाहिए, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं। जब हत्याएं हो गई तो बाबा को बचाया कैसे जाए? तो बाबा मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं। उनके पुलिस प्रशासन में कोई कमी नहीं है, उसने अपनी पूरी नैतिक जिम्मेदारी निभा ली है। मरने वालों की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन की कोई कमी नहीं हो सकती, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती, उसका पुलिस प्रशासन तंत्र अपराधी नहीं हो सकता, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और बुलडोजर नहीं चल सकता, मौतें चाहे जितनी भी हो। राजनीति पोषित धार्मिक संस्थानों में होने वाली हत्याओं का सच यही था जो अभी आप सुन रहे थे, देख रहे।